अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, AS1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है और इसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। पहले एक चीज समझ लेते हैं जो है एप्लीकेबिलिटी, और वो है कि एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज, सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो सब AS1 को फॉलो करते हुए बनाएंगे। अब सबसे पहले इस क्योंकि ये AS1 है तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ, क्यों ये जरूरी है AS1 और ये क्या डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज क्यों जरूरत है, वो जानना जरूरी है। और उससे भी पहले जानना जरूरी है कि ये है ही क्या, ये अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है जो चीज डिस्क्लोज करना है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, accounting principles which are followed by an entity in preparation of financial statements। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करती है वो एंटिटी, उन प्रिंसिपल्स को अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं। अब पॉइंट ये है कि स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम लोगों ने समझा था ये पहले वाले क्लासेस में भी कि स्टैंडर्डाइज करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए। लेकिन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या सारे तरह के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कवर कर पाएंगे? नहीं। क्या ये सारे एंटिटीज जो अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस और ऑपरेशंस में है, क्या उन सब के पॉलिसीज को कवर कर पाएंगे? नहीं। तो वेरी रीजन कि चाहे जितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम बना ले, हम सभी तरह के पॉलिसीज को, प्रिंसिपल्स को कवर नहीं कर सकते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरा प्रॉब्लम है कि एएस खुद भी कई बार ऑप्शंस देता है, अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करने का ऑप्शन देता है। जैसे AS 10 में कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट करने का, रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करने का ऑप्शन देता है। तो AS1 ये देखता है कि हमने कई जगह पे ऑप्शन दिया है, कई जगह पे ऐसा हो सकता है कि हम कवर ना कर पाए हों, ऐसे प्रिंसिपल्स हों जो कुछ कंपनीज फॉलो कर रही हों। तो ऐसे में एक जरूरी चीज ये बन जाता है कि हम ये करने की जगह कि वो सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज कर दे, हम ये करते हैं, जस्ट एक सेकेंड, बढ़ते हैं। तो ये वेरी रीजन कि इसको कवर नहीं कर पाएंगे AS1 से, इसलिए AS1 कहता है कि आप एक काम करो, आपके जितने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप फॉलो कर रहे हैं, जिनको अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं, वो सारे आप डिस्क्लोज कर दो। डिस्क्लोज ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी at one place in financial statements। तो आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ये AS कहता है कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप सारी के सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज, सारे के सारे नहीं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को एक ही जगह पे एक साथ में प्रेजेंट कर दीजिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होंगे, बेनिफिट ये है कि यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर ऑफ FS को पता चलेगा कि आप कौन कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, और उससे वो
साल दर साल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर पाएगा, या जब उसको दूसरे किसी एंटरप्राइज के साथ में कंपेयर करना है तो वो वहां पर अकाउंटिंग पॉलिसी को पढ़ के समझ पाएगा कि किस में कितना डिफरेंस है और अकॉर्डिंगली वो कंपेयर करेगा। तो मेन चीज है कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना है। अब ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, हमने समझा कि ये होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऐसे कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसी होती है जिसको फॉलो करना होता है? जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। हेलो, ओके, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सेकेंडली, ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और से बेटर टू से इन्वेंट्री। इस तरीके से और भी लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ पीपी ऑन लीज। लीज पे जब कहीं हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लेते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी के एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं, ये एग्जाम क्वेश्चन है कि कुछ एग्जांपल्स बताइए कि क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसी होते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज के। इसके अलावा और भी हम बता सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, और सो ऑन हम करते ही जाएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी की रिक्वायरमेंट सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही नहीं लगती, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में भी लगती है। हर तरीके की चीजों में अकाउंटिंग पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होती है। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, ये सारे एग्जांपल्स हो गए। इसके अलावा AS1 4 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस की बात करता है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में सबसे पहला आता है गोइंग कंसर्न। और ये जो चारों के चारों हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चंस में ज़्यादातर आते हैं। तो ये चारों जो भी हम बताने जा रहे हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, वो सारे जान के रखना अच्छा है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस में पहला आता है गोइंग कंसर्न, दूसरा आता है कंसिस्टेंसी। सर इसके ऊपर तो 2 बार क्वेश्चन भी आ गया। हाँ, ये हमेशा क्वेश्चन का पार्ट रहता है, छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे आते हैं। और एक्रूअल, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है उस पर बाद में जाएंगे। पहले हम ये बता देते हैं कि अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस कोई कंपनी फॉलो करती है, तो क्योंकि ये एज्यूम्ड ही है ना, ये अजम्पशंस ही है, आप पहले से ही मान के बैठे हो कि ये फॉलो होगा, तो इफ फॉलोड तो नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये मान के चलना है कि जब भी हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो वो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को लेकर ही बना है। मैं 4 कह रहा था, 3 है, एक चौथा टॉपिक है जो इसके बाहर है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन के बाहर है, वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। और अगर ये फॉलोड नहीं है, इफ नॉट फॉलोड, देन डिस्क्लोजर देना मस्ट है। अगर ये डिस्क्लोजर हम नहीं देंगे तो क्या होगा? अगर ये डिस्क्लोजर आप नहीं देंगे तो आपको ऑडिटर छोड़ेगा नहीं। सर डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट में देते हैं? यस, नोट्स, ये डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में देना है। आपको मैं एक दिखा देता हूँ, हम लोग के पास में तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आज मैंने खोल तो नहीं रखा, जस्ट एक सेकेंड। ये हमारे पास में TCS का एनुअल रिपोर्ट है, हमेशा से है ये हमारे पास। अब देखते हैं ये दिखाता है क्या। आजकल का एक पैटर्न है, ये यहाँ पे फर्स्ट नोट जो होता है, जस्ट
थोड़ा और नीचे आते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो गया। यहाँ लिखता है देखो नोट्स ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें पहला कॉर्पोरेट अकाउंट इन्फॉर्मेशन देने का एक ट्रेंड चला है, तो यहाँ कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं और इसके बाद को देते हैं बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, ये सारे यूज ऑफ एस्टिमेट एंड जजमेंट। आपको एग्जांपल चाहिए तो आप यहाँ से एग्जांपल ले सकते हैं, जो मैंने अभी अभी कहा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, द कंपनी यूजेस फॉलोइंग क्रिटिकल अकाउंटिंग एस्टिमेट है ये, ठीक है, इन प्रिपरेशन। तो ये भी सिग्निफिकेंट पॉलिसी का पार्ट है कि आप क्या क्या एस्टिमेट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे चलते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट के ऊपर क्या आपकी पॉलिसी है, लीजेस की आपकी क्या पॉलिसी है, ट्रीटमेंट ऑफ लीजेस, प्रोविजन और कंटिजेंट लायबिलिटी के अकाउंटिंग, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि कंटिजेंट लायबिलिटी के ट्रीटमेंट का आप क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर रखे हैं। ये तो अब अपने आपके काम का नहीं है क्योंकि ये इंडेस से है, तो ये वाला एग्जांपल मत ही देखो। तो ये देखो सारा का सारा एक जगह पे दे रहा है जैसा कि एएस ने कहा है, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड। और यहाँ पे ऊपर में ये भी लिखता है कि ये क्या दे रहा है, ये देखो, हेडिंग कहाँ गई इसकी, 3 नंबर, 4 नंबर, ये देखो, द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द रेस्पेक्टिव नोट्स। तो इसके जहां जहां नोट्स है वहां वहां इसने अपनी पॉलिसीज बता दी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा है क्योंकि ये इंडेस के हिसाब से बना है ऑफ कोर्स। तो जैसे जहां जहां ये नोट बनाया है वहां वहां इसने अपनी पॉलिसी भी लिख दी है। ये देखिए यहाँ पे जहां भी जरूरत है वो लिखता चला गया है अपने नोट्स के नीचे ही कि कहाँ पे उसने क्या ट्रीटमेंट किया है। ये सारा जो लिखा हुआ है ये उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी ही लिखी हुई है जो अभी आपके सामने से गुजर रहा है। तो रेस्पेक्टिव नोट्स में लिख दिया। डेफिनेटली एएस को फॉलो करता तो वो कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पॉलिसी दिखाता, एक जगह पे सारा लिखता। काफी कंपनीज एक जगह पे अभी भी लिखती हैं, अगर हम लोग चाहें तो दिखा सकते हैं, बट इसको कहते हैं, हाँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये वेरी रीजन कि इसको कवर नहीं कर पाएंगे AS1 से, इसलिए AS1 कहता है कि आप एक काम करो, आपके जितने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप फॉलो कर रहे हैं जिनको अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं वो सारे आप डिस्क्लोज कर दो। डिस्क्लोज ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी at one place in financial statements। तो आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ये एएस कहता है कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप सारी के सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज, सारे के सारे नहीं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को एक ही जगह पे एक साथ में प्रेजेंट कर दीजिए। इससे क्या फायदा होगा, इससे यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होंगे, बेनिफिट ये है कि यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर ऑफ एफएस को पता चलेगा कि आप कौन कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, और उससे वो साल दर साल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर पाएगा, या जब उसको दूसरे किसी एंटरप्राइज के साथ में कंपेयर करना है तो वो वहां पर अकाउंटिंग पॉलिसी को पढ़ के समझ पाएगा कि किसमें किसमें कितना डिफरेंस है और अकॉर्डिंगली वो कंपेयर करेगा। तो मेन चीज है कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना है। अब ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, हमने समझा कि ये होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऐसे कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसी होती है जिसको फॉलो करना होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, नंबर 1 ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, हेलो, ओके, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सेकेंडली
ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और से बेटर से इन्वेंट्री। इस तरीके से और भी लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ पीपी ऑन लीज। लीज पे जब कोई हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लेते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी के एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं ये एग्जाम क्वेश्चन है कि कुछ एग्जांपल्स बताइए कि क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसी होते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज के। इसके अलावा और भी हम बता सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स और सो ऑन हम करते ही जाएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी की रिक्वायरमेंट सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही नहीं लगती, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में भी लगती है। हर तरीके की चीजों में अकाउंटिंग पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होती है। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, ये सारे एग्जांपल्स हो गए। इसके अलावा AS1 4 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस की बात करता है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में सबसे पहला आता है गोइंग कंसर्न। और ये जो चारों के चारों हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चंस 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चंस में ज़्यादातर आते हैं। तो ये चारों जो भी हम बताने जा रहे हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, वो सारे जान के रखना अच्छा है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस में पहला आता है गोइंग कंसर्न, दूसरा आता है कंसिस्टेंसी। सर इसके ऊपर तो 2 बार क्वेश्चन भी आ गया। हाँ, ये हमेशा क्वेश्चन का पार्ट रहता है, छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे आते हैं। और एक्रूअल, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है उस पर बाद में जाएंगे। पहले हम ये बता देते हैं कि अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस कोई कंपनी फॉलो करती है तो क्योंकि ये एज्यूम्ड ही है ना, ये अजम्पशंस ही है, आप पहले से ही मान के बैठे हो कि ये फॉलो होगा, तो इफ फॉलोड तो नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये मान के चलना है कि जब भी हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो वो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को लेकर ही बना है। मैं 4 कह रहा था, 3 है, एक चौथा टॉपिक है जो इसके बाहर है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन के बाहर है, वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। और अगर ये फॉलोड नहीं है, इफ नॉट फॉलोड देन डिस्क्लोजर देना मस्ट है। अगर ये डिस्क्लोजर हम नहीं देंगे तो क्या होगा, अगर ये डिस्क्लोजर आप नहीं देंगे तो आपको ऑडिटर छोड़ेगा नहीं। सर डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट में देते हैं। यस, नोट्स, ये डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में देना है। आपको मैं एक दिखा देता हूँ, हम लोग के पास में तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आज मैंने खोल के नहीं रखा, जस्ट एक सेकेंड। ये हमारे पास में TCS का एनुअल रिपोर्ट है, हमेशा से है ये हमारे पास। अब देखते हैं ये दिखाता है क्या। आजकल का एक पैटर्न है, ये यहाँ पे फर्स्ट नोट जो होता है, जस्ट थोड़ा और नीचे आते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो गया, यहाँ लिखता है देखो नोट्स ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें पहला कॉर्पोरेट अकाउंट इन्फॉर्मेशन देने का एक ट्रेंड चला है, तो यहाँ कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं और इसके बाद को देते हैं बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, ये सारे यूज ऑफ एस्टिमेट एंड जजमेंट। आपको एग्जांपल चाहिए तो आप यहाँ से एग्जांपल ले सकते हैं, जो मैंने अभी अभी कहा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, द कंपनी यूजेस फॉलोइंग क्रिटिकल अकाउंटिंग एस्टिमेट है ये, ठीक है, इन प्रिपरेशन। तो ये भी सिग्निफिकेंट पॉलिसी का पार्ट है कि आप क्या क्या एस्टिमेट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आगे चलते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट के ऊपर क्या आपकी पॉलिसी है, लीजेस की आपकी क्या पॉलिसी है, ट्रीटमेंट ऑफ लीजेस, प्रोविजन और कंटिजेंट लायबिलिटी के अकाउंटिंग, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि कंटिजेंट लायबिलिटी के ट्रीटमेंट का क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर रखे हैं।
ये तो अब अपने आपके काम का नहीं है क्योंकि ये इंडेस से है, तो ये वाला एग्जांपल मत ही देखो। तो ये देखो सारा का सारा एक जगह पे दे रहा है जैसा कि एएस ने कहा है, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड। और यहाँ पे ऊपर में ये भी लिखता है कि ये क्या दे रहा है, ये देखो, हेडिंग कहाँ गई इसकी, 3 नंबर, 4 नंबर, ये देखो, द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडअलोन फाइनेंस हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द रेस्पेक्टिव नोट्स। तो इसके जहां जहां नोट्स है वहां वहां इसने अपनी पॉलिसीज बता दी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्या कर रहा है क्योंकि ये इंडेस के हिसाब से बना है ऑफ कोर्स। तो जैसे जहां जहां ये नोट बनाया है वहां वहां इसने अपनी पॉलिसी भी लिख दी है। ये देखिए, यहाँ पे जहां भी जरूरत है वो लिखता चला गया है अपने नोट्स के नीचे ही कि कहाँ पे उसने क्या ट्रीटमेंट किया है। ये सारा जो लिखा हुआ है ये उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी ही लिखी हुई है जो अभी आपके सामने से गुजर रहा है। तो रेस्पेक्टिव नोट्स में लिख दिया। डेफिनेटली एएस को फॉलो करता तो वो कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पॉलिसी दिखाता, एक जगह पे सारा लिखता। काफी कंपनीज एक जगह पे अभी भी लिखती हैं, अगर हम लोग चाहें तो दिखा सकते हैं, बट इसको कहते हैं आई। तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी खोज लेते हैं। खोजने में असक्षम है, क्यों असक्षम है भैया? स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे ये देखिए, ये है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। इसमें क्या बता रहा है? ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कंटिन्यूड। इंटेंजिबल एसेट का ट्रीटमेंट ये वाला देखने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस से बाहर है। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का कैसे ट्रीटमेंट करता है, इन्वेंट्रीज का क्या ट्रीटमेंट है, स्टेटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस का क्या ट्रीटमेंट है, ये वाला भी क्योंकि इंडेस से है तो इसको हम लोग नहीं देखने जाएंगे। रिवेन्यू सर ये सब नोट्स टू अकाउंट है। ये नोट्स टू अकाउंट के अंदर ही सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी डालते हैं। अच्छा, मतलब बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। हमने बात किया ना स्टार्ट वहीं पे कि जो भी डिस्क्लोजर AS1 बोलता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ही है। ओके सर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट का क्या ट्रीटमेंट है, जैसे ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, इस तरह के आइटम्स का क्या ट्रीटमेंट है। गवर्नमेंट ग्रांट का क्या ट्रीटमेंट करता है, ये बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है, ठीक है। और लीज का क्या ट्रीटमेंट करता है, तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी के अंडर डाला हुआ। सपोज एक कंपनी थाउजेंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करता है बट वो उसमें से 100 ही दिखाता है, तो क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो किया AS1 को? हाँ किया, क्योंकि यहाँ पे बोला है सिग्निफिकेंट को करना है डिस्क्लोज। तो अगर सिग्निफिकेंट को डिस्क्लोज कर दिया तो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हो गई। अब हम लोग वापस आ जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग अजम्पशन पे। 3 अजम्पशंस हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमने बात किया कि अगर फॉलो किया है तो कोई डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है, अगर फॉलो नहीं किया है तो इनके डिस्क्लोजर्स की जरूरत है। देन व्हाट आर दीज, ये तीनों है क्या? तो गोइंग कंसर्न का मतलब है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है वो कहता है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं गोइंग कंसर्न के तो गोइंग कंसर्न अगर आपके एजम्पशन में है तो इसका मतलब है दैट financial statements are prepared assuming
that the entity will continue its business or say operation in future. The better term is foreseeable future. जितना दूर तक हम देख सकते हैं उतने दिन तक हमको लगता है कि ये चलेगा. इसके अलावा there is no intention of management to shut the business. तो अगर हमारा बैलेंस शीट बनता है और उसको हम लोग बनाते हैं तो ये सोचकर ही बनाते हैं कि ये जो बैलेंसेस हमने कैरी किया है ये अगले साल फिर कैरी होगा. जो भी लाइबिलिटी और एसेट्स हम लेके आ रहे हैं ये यही सोच के लाते हैं कि हम इसको अगले साल कैरी करेंगे. अगर हमें लगता कि अब हम अगले साल कैरी नहीं करेंगे तो इनको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट या दूसरे किसी वैल्यू पे क्यों लेते. जो रियलाइजेबल वैल्यू आज के दिन होता, फेयर वैल्यू, हम उस वैल्यू पे बैलेंस शीट बनाते हैं कि भाई अब मेरा एसेट है 1000 रुपये का, इसमें डेप्रिसिएशन है 100, इसका वैल्यू है 900. तो हम ये 900 पे क्यों वैल्यू करते हैं. हमको मार्केट में इसको 100 रुपये ही मिलेगा तो सारा हटा के 100 कर दो, इसका वैल्यू सारा का सारा लॉस रिकॉग्नाइज कर लो. तो क्योंकि हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि हम फोर्सेबल फ्यूचर में बिजनेस को बंद नहीं करने जा रहे हैं. तो इससे पता चलता है कि हम गोइंग कंसर्न को फॉलो कर रहे हैं. जब कोई कंपनी गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं करती तो वो बैलेंस शीट फिर डिफरेंट बनाती है. और अगर कोई गोइंग कंसर्न में नहीं है, मतलब ऐसा देख के लगता है कि उसका स्केल ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन पूरा गिरने वाला है, खत्म होने वाला है, और फिर भी वो गोइंग कंसर्न के हिसाब से गोइंग कंसर्न को मान के रखता है कि नहीं हम तो एजम्पशन में है कि हमारा गोइंग कंसर्न है अभी बिजनेस, तो ऑडिटर फिर उस पर ऑब्जेक्शन करेगा, ऐसे नहीं छोड़ देगा. जैसे अगर आप चाहो तो हिंदुस्तान मोटर्स का 2 साल पुराना, शायद 2 साल ही पुराना होगा, 2 से 3 साल पुराना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी का गोइंग कंसर्न खत्म हो चुका है. जैसे किंगफिशर का जिस साल ये सारा का सारा इश्यू बना था, उस साल किंगफिशर की रिपोर्ट में ऑडिटर ने लिख दिया था कि इस कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं लगता कि आगे रहेगा, ये खत्म होने वाला है, इसके पास अब बची नहीं है, वर्थ बची नहीं है, इसका नेटवर्थ इतना एरोड हो चुका है कि अब इसके आगे जाने की कोई संभावना नहीं है. तो ऐसे ही ऑडिटर अगर गोइंग कंसर्न को नहीं आप डिस्क्लोज करोगे कि हम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ऑडिटर फिर रिपोर्ट में डाल देगा. और अगर आप ट्रूथफुली अकाउंट्स बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप खुद डिस्क्लोज करेंगे कि भाई हमारा गोइंग कंसर्न खत्म होने वाला है, तब AS1 का कंप्लायंस हो जाएगा. देन कंसिस्टेंसी, ये टर्म ही अपने आप में क्लियर बता रहा है. ये कह रहा है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है. मतलब जो प्रिंसिपल जो आपने एक बार फॉलो किया फॉर एनी ट्रांजैक्शन, once followed shall be consistently followed. तो एक ट्रांजैक्शन के लिए एक ही पॉलिसी हमेशा फॉलो करते चलना है, उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते आप, तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी से क्या फायदा होता है, ये फायदा होता है कि जब आप एक एंटरप्राइज का कई सालों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो उसकी कंपेरेबिलिटी बनती है, उसको कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि सेम प्रिंसिपल्स उसने हर साल फॉलो किए हैं. पर आप बोलोगे नहीं सर, क्या जरूरी है कि सर्कमस्टेंसेस हमेशा वैसे ही रहेंगे, कि हम हमेशा वही फॉलो करते रहेंगे. तो 3 सर्कमस्टेंसेस में आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना भी है तो. अगर स्टैट्यूट आके बोलता है, कोई लॉ चेंज हो गया, नया कंपनीज एक्ट में नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाल दिया, तो आपको तो चेंज करना ही पड़ेगा अपना पॉलिसी. पहले हमेशा फिक्स एसेट कॉस्ट पे ही फॉलो होता था, नया AS10 आ गया, उसने 2 ऑप्शन दिए, बोला एक तो आपके पास में कॉस्ट मॉडल है, दूसरा रिवैल्यूएशन मॉडल है. तो अब आपके पास ऑप्शन आ गया, या कोई
एएस आ गया जिसने कॉस्ट मॉडल को पूरा ही रिप्लेस कर दिया, तो अब तो आपको चेंज करना ही होगा। सेकंड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये तो हो गए लॉ से, ये मैंने लॉ में ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एग्जांपल ले लिया क्योंकि कंपनीज एक्ट मैंने कहा था कि अगर कंपनीज एक्ट का कोई रिक्वायरमेंट आ जाता है तो वो स्टैट्यूट के अंदर आएगा। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको चेंज करने कह रहा है तो उसको भी परमिशन है चेंज करने का, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रहा है। इसके अलावा जब एंटिटी को लगता है कि बेटर प्रेजेंट कर पाएंगे हम, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है, तो हम उस पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं और उसको हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने चेंज किया है क्योंकि हमको बेटर प्रेजेंटेशन लग रहा है इससे, या अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन हो रहा है, जिसका हमको अभी अभी समझ में आया कि पहले ही अगर हम ऐसा करते तो बेटर होता, या अब हमको लगता है कि ऐसा करने से बेटर लगेगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो एक गोइंग कंसर्न हो गया कि आप नियर फ्यूचर में आप कभी भी बिजनेस को बंद नहीं करने जा रहे हैं, आपका इंटेंशन भी ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी हो गया कि जिस ट्रांजैक्शन के लिए जो प्रिंसिपल आपने फॉलो करना शुरू किया है आप उसी को कंटिन्यू रखेंगे। थर्ड अकाउंटिंग अजम्पशन है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि रेदर देन चेकिंग कि कैश रिसीट कैश पेमेंट हो गया या नहीं, ट्रांजैक्शन should be recorded when it occurs। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि जब ट्रांजैक्शन हो गया तब रिकॉर्ड करना है, नॉट टू वेट फॉर कैश सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट का वेट नहीं करना अपने को कि जब कैश आएगा तब होगा। अगर हम कैश सेटलमेंट के बेसिस पे अगर एंट्री करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन ये अलाउड ही नहीं है क्योंकि हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये एजम्पशन रहना ही चाहिए कि उसने एक्रूअल बेसिस पे किया है, ये फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं फॉलो करता है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं, हम एक्रूअल नहीं कर रहे हैं। एंड दिस विल बी, ये एकदम अकाउंटिंग पॉलिसी का पार्ट होगा उसका। अकाउंटिंग पॉलिसी में लिखना पड़ेगा उसको जाके कि हम ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये सब फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है, इनको चेंज करना या इसको नहीं फॉलो करना कोई अच्छी वो नहीं है कि ये ऑप्शन नहीं है कि हम तो फंडामेंटल नहीं यूज करके लिख देंगे पॉलिसी में, ये कोई ऑप्शन नहीं है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन मस्ट बी फॉलोड। इफ नॉट फॉलोड तब आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब इस एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के फायदे तो हैं पर एक नुकसान भी है कि आप प्रॉफिट को भी एस्टिमेट करके बैठ सकते हैं एक्रूअल बेसिस पे। इन चीजों को रोकने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने दो चीजें रखी है, एक तो कंजर्वेटिज्म जो हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, और दूसरा एएस रिवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए बोलता है कि जब तक आपको एकदम कंफर्म ना हो जाए कि ये पैसा अब आपको मिलने ही वाला है तब तक आप इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को सेफ गार्ड करके रखता है एएस। फिर से वापस अकाउंटिंग पॉलिसी पे आते हैं। ये तीनों एक फंडामेंटल हमने पढ़ लिए। अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करने में कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए एक चीज जो ध्यान रखना है वो है प्रूडेंस, जो अभी अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर बात किया, उसी को हम वापस प्रूडेंस में पढ़ेंगे। और सेकेंड चीज जो ध्यान रखना है वो है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और मेटेरियलिटी का ध्यान रखना है। और फिर एक है मैनर ऑफ डिस्क्लोजर। तो सबसे पहले प्रूडेंस क्या है।
प्रूडेंस यही है कि प्रॉफिट नॉट टू बी एंटिसिपेटेड, losses shall be provided based on estimation. ये जो रीजन है, इसका रीजन क्या है? कंजर्वेटिज्म। मतलब हम लोग को कंजर्वेटिव रहना है कि प्रॉफिट को तो हम पहले से एंटिसिपेट करके नहीं डिस्क्लोज कर लेंगे अकाउंट्स में, प्रॉफिट नहीं बढ़ा लेंगे, पर जहां हमें लगेगा कि हमें लॉस को बढ़ाना चाहिए, जहां पे लॉस को हमको लगता है कि आएगा फ्यूचर में, उसको हमको एस्टिमेट करके रिकॉग्नाइज कर लेना है बुक्स में। इससे क्या होगा, हम ओवर प्रॉफिट नहीं शो करेंगे, बट लॉसेस के लिए हम पहले से तैयार रहेंगे कि भाई लॉस आ सकता है। यही प्रूडेंस है, और इसको अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए, प्रूडेंस को देखते हुए अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए। एक एग्जांपल है इसका सबसे अच्छा, कि जो इन्वेंट्री है उसको कॉस्ट और एनआरवी, लोअर ऑफ द, इन दोनों को कंपेयर करके जो लोअर होता है उस पे वैल्यू करते हैं। क्यों? ताकि इसमें अगर हमको एनआरवी ज्यादा मिल रहा है तो हम पहले से प्रॉफिट नहीं बुक कर लेंगे उसका, कि ज्यादा तो मिलने ही वाला है, तो कॉस्ट लेंगे। अगर कॉस्ट ज्यादा है, एनआरवी कम है, तो फिर हम एनआरवी ले लेंगे कि हमको तो अल्टीमेटली लॉस ही होने वाला है। तो प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, लॉस रिकॉग्नाइज कर ले रहे हैं। इसे प्रूडेंस कहते हैं, और इसे कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हुए यूज करना है। देन देयर इज एनीथिंग। तो सर जो प्रोविजंस वगैरह बनाते हैं वो इसी के लॉ के हिसाब से बनाते इसी हैं? लॉ के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि जो भी प्रोविजन हम करते हैं एक्सपेंसेस का या लाइबिलिटी का, वो इसी बेसिस पे कि हमको लॉसेस और जो एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। बट हम कभी भी, हाँ बोलिए। लॉसेस रिकॉग्नाइज करेंगे ना पहले, मतलब प्रॉफिट को तो हम नहीं देखेंगे। प्रॉफिट को हम पहले से रिकॉग्नाइज नहीं करते जब तक सर्टेनिटी ना हो कि एकदम कंफर्म है कि हमको इनकम मिलेगा। जैसे हमने हाँ बोलो। जब तक हमारे हाथ में उसकी रिसीप्ट ना आ जाए तब नहीं, तक। रिसीट की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम सेल्स कर रहे हैं, अच्छा जी। तो मेरे पास इन्वेंट्री पड़ा है और मेरा हाँ जी। कस्टमर से बात हो गया कि हम सेल करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे, तो हम यहाँ पे इन्वेंट्री ही रखेंगे, उसको सेल में कन्वर्ट नहीं कर देंगे। सेल में कम कन्वर्ट करेंगे जब मेरा एग्रीमेंट हो गया और हमारा बात हो गया कि अब रिस्क और रिवार्ड ट्रांसफर हो गया सामने वाले को, तब हम सेल की बिलिंग करने जाएंगे, तभी रिकॉग्नाइज करेंगे। सर जो अभी हम लोग ने पढ़ा था, सर उसमें ये था कि मतलब जब अकर होती ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करते, तो जब सेल्स होगी तब रिकॉर्ड करेंगे कि हाँ। मतलब जब कैश रिसीव होगा तब? नहीं, जब सेल्स होगी तभी रिकॉर्ड कर लेंगे। अब कैश तो देखने नहीं जाते हम, तो डेटर के एंट्री नहीं करते क्या, सेल्स टू डेटर्स, तो कहाँ इसमें कैश कहाँ आया? ये एक्रूअल बेसिस पे है। सर जब हम लोग रिटर्न बेसिस पे सेल करते हैं तब? रिटर्न बेसिस पे भी सेल करते हैं, तो कहाँ हम वेट करते हैं कि कैश आएगा कि नहीं, वो तो अप्रूवल आता है, वो अप्रूव करता है कि हाँ आपका हम एक्सेप्ट करते हैं, 15 डेज हो गया, कैश थोड़ी देने आता है। तो अप्रूवल का मतलब उस समय भी तो हम सेल्स टू डेटर ही करते हैं, सेल्स टू कैश थोड़ी करते हैं। यस सर। अब आता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस का मतलब है मैटर ऑफ फैक्ट, एक्चुअल में क्या है, रियलिटी क्या है, रेदर देन उसका फॉर्म क्या है, उसको किस रूप में हम प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे लीज के केस में, फाइनेंस लीज के केस में, या और इजी समझने के लिए हायर परचेज के केस में। फाइनेंस लीज के केस में अगर आप कोई एसेट लीज पे लेके आते हैं तो आपको असेट रिकॉग्नाइज करना है, बट क्या आप उसके ओनर हैं? नहीं, फिर भी आप एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो फॉर्म लीगली क्या है, लीज का है, रेंट पे आप लेके आए हैं, पर उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग हम क्या करते हैं, उसको हम असेट क्रिएट कर लेते हैं। ये क्या है, क्योंकि सब्सटेंस देखते हैं हम, सब्सटेंस क्या है, एक्चुअल में तो हम एसेट ही खरीद चुके हैं धीरे धीरे पैसा देकर। हायर परचेज में ओनरशिप तो नहीं है मेरे पास, पर मालिक तो हम बनेंगे ही ना, आज नहीं तो कल। पैसा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तब तो ओनरशिप मिल ही जाएगा। तो सब्सटेंस है कि हम उसको खरीद के लाए हैं, फॉर्म है कि दिख रहा है कि रेंट पे लेके आए हैं। तो फॉर्म पे नहीं जाना है और सब्सटेंस पे जाना है। एग्जाम्पल क्या है, फाइनेंस लीज एंड हायर परचेज। इन दोनों केस में हम सब्सटेंस को फॉलो करते हैं, पर्दे के पीछे क्या है उसको देखना जरूरी है।
सामने क्या दिख रहा है पेपर्स पे, उसकी जगह हमको सब्सटेंस देख के ही काम करना है. This is called substance over form. Transaction should be accounted based on what is their substance rather than what is their form, legal form. Legal form को नहीं देख के accounting substance देखना है, फाइनेंशियल रियलिटी चेक करनी है. अब आते हैं मेटेरियलिटी पे. मेटेरियलिटी एक कंसेप्ट है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे आइटम्स, सारे ट्रांजेक्शन्स इफ मटेरियल तो डिस्क्लोज करना है. सारे सिग्निफिकेंट पॉलिसीज को डिस्क्लोज करने बोला है. सिग्निफिकेंट मतलब क्या, मटेरियल ही हुआ, जो मटेरियल पॉलिसीज है. अब मटेरियल को कैसे जज करते हैं? मटेरियल को जज करते हैं साइज ऑफ द इंडस्ट्री को देख के, नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन को देख के. तो दो चीजें मटेरियलिटी को डिसाइड करती है. मटेरियलिटी को दो चीजें डिसाइड करती है, साइज एंड नेचर. अगर एम्प्लॉय कुछ चोरी कर लेता है से 1000 रुपया, तो साइज तो बहुत छोटा है, किसी भी इंडस्ट्री के हिसाब से कंपेयर कर लें, साइज तो बहुत ही छोटा है. लेकिन इसका नेचर ऐसा है कि ये हो सकता है कि पूरा का पूरा इंटरनल कंट्रोल में इतना वीकनेस है कि और बहुत सारा चोरी हो सकता है. इस चीज को देखते हुए इसे मटेरियल मानना पड़ेगा और हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई हमारे यहाँ 1000 रुपये का थेफ्ट हुआ है, स्टीलिंग हुई है, और हम इसको आगे से कंट्रोल करेंगे या जो भी हम मेजर्स लेंगे. तो जरूरी नहीं है साइज ही ऑलवेज मैटर करता है, कभी कभी नेचर भी आता है. बट इन जनरल जब नेचर सिंपल है, जैसे डेप्रिशिएशन हम मिस्टेक करना भूल गए, तो अब हम यहाँ पे ये नेचर थोड़ी देखना है, यहाँ पहले देखना है कि कितने का भूल गए, 100 रुपए का कि 1 करोड़ का. तो बोलेंगे 100 रुपए का तो इमटेरियल है, छोड़ो मटेरियल कहाँ है, 1 करोड़ का मटेरियल है. बट अब बिजनेस जो है उसका रेवेन्यू 1 लाख करोड़ है, उसके बाकी सारे एक्सपेंसेस हजारों करोड़ है, 1000 करोड़ से नीचे कोई एक्सपेंस नहीं है. अब ये 1 करोड़ भी इमटेरियल लगने लगा अपने को. तो जो मटेरियलिटी है वो साइज पे जाती है, बट इन सर्टेन केसेस इट इज नेचर विच डोमिनेट्स. तो नेचर ज्यादा होने से हम लोगों को, नेचर के कारण भी हम लोगों को कई बार मटेरियल मानना पड़ सकता है किसी भी ट्रांजैक्शन को. अब इसके लिए कंपनीज एक्ट में बोलो या AS1 में एक थ्रेशहोल्ड सेट किया हुआ था, या एक एग्जांपल दिया हुआ था कि कैसे मटेरियलिटी सेट कर सकते हैं हम. तो इस रिवेन्यू का 1% और 1 लाख, इन दोनों में से जो भी हायर हो, क्योंकि हम मटेरियलिटी की बात कर रहे हैं ना, जो भी ऊंचा हो उनको हम मटेरियल मान लें, और वो सारे ट्रांजैक्शन जो 1 लाख या 1% दोनों में से जो ज्यादा है उस फिगर को क्रॉस करें तो उन सब को हम डिस्क्लोज करें. अब इसका अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या रिलेवेंस है, मैंने पहले ही बता दिया कि अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करते समय, इंप्लीमेंट करते समय हम मटेरियलिटी को जरूर कंसीडर करें. और इसीलिए AS1 कहता भी है कि आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को ही डिस्क्लोज कीजिए. अब आते हैं अगला जो हमने बात किया था ऊपर, मैनर ऑफ डिस्क्लोजर क्या होना चाहिए. तो मैनर ऑफ डिस्क्लोजर हमने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि AS1 कहता है कि सारे पॉलिसीज एट वन प्लेस. ठीक है, यही मैनर ऑफ डिस्क्लोजर है. फाइनल एकदम एंड पे ही आ गए हम इस AS के करीब करीब. फाइनल टॉपिक है कि डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. हमने पहले ही पढ़ा कि एक बार अगर एक अकाउंटिंग पॉलिसी हम अडॉप्ट करते हैं, इट शैल बी फॉलोड कंसिस्टेंटली. बट अगर ये वाला फुलफिल नहीं हुआ, उसके लिए 3 कंडीशन दिए हुए थे. स्टैट्यूट बोलता है, मतलब कोई लॉ आके बोलता है कि आपको चेंज करना है, AS आके बोलता है कि आपको चेंज करना है, या बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन के लिए आपको लगता है कि चेंज करना है. तो इन 3 केसेस में आप चेंज कर सकते हैं. अगर ऐसा कोई चेंज हुआ तो हमको इस चीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा. कहां? नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. अब ये चेंज में अगर हमको लगता है कि ये चेंज मटेरियल है, तब तो वही फिर ऊपर वाले बात में आ गया कि मटेरियलिटी को देखिए, हाँ मटेरियल है, देन डिस्क्लोजर देना है. अगर इमटेरियल है
तो इसमें हमको डिसीजन लेना होगा कि इस पीरियड में तो इमटेरियल है, क्या आगे वाले सालों में मटेरियल है? तो अगर हाँ तो फिर डिस्क्लोज करना है, वरना कुछ डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं। और अगर मटेरियल है तब दो क्वेश्चन आता है, क्या अमाउंट पता है? यस, तो अमाउंट डिस्क्लोज कर दीजिए। अमाउंट नहीं पता है तो फैक्ट बता दीजिए कि हमने चेंज तो किया, अमाउंट हमको पता नहीं है। वापस से एक बार बात कर लेते हैं कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जनरली अलाउड नहीं है। वी हैव टू फॉलो द accounting principles on any transaction consistently. However, there are circumstances when we can change these disclosures. We can change the accounting policies if statute permits, accounting standard permits, or we feel that appropriate presentation is required in financial statement. We can change the accounting principle or say accounting policy. If we change, we have to disclose. What do we have to disclose? But before disclosure, we have to identify whether it is material or not. If it is immaterial, there are two questions: whether in current period it is immaterial, yes, and in future periods, if it gets material, we have to disclose that we have changed the accounting policy, which is immaterial in current period, but there will be impact in future periods also. However, if both the question is no, the change is neither material in current year nor it is material in future periods, then there is no disclosure required. It becomes totally immaterial for current period also and for future period also. But if the change in accounting policy is material, we have to see whether the amount can be ascertained. If yes, then we have to disclose along with the amount that we have changed the accounting policy and the amount of change is this much, the impact is this much. If amount cannot be ascertained, then we have to go to disclose the fact, और वो फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे हम ये लिख के कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया है और उसका हम अमाउंट बता नहीं पा रहे हैं कि कितना चेंज हुआ है, उसका इम्पैक्ट हमें नहीं पता चल पा रहा है. So this is all about a change in accounting policy. I think this is all about AS1. इससे डायरेक्टली जो क्वेश्चंस हैं वो वही हैं, मेनली ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इन 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस पे ही आते हैं, या फिर ये जो हमने जस्ट नीचे बात किया है कि अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन में कौन कौन सी 4 चीज़ें जरूरी है: प्रूडेंस, सब्सटेंस, मटेरियलिटी एंड मैनर ऑफ डिस्क्लोजर. ये